पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय भैया देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष सम्मानीय भैया सीरू पचौरी जी, सम्मानीय भैया टीपू भदौरिया जी, हमारी पत्रकार वार्ता का संचालन कर रहे हमारे पार्टी के अजय जी और समस्त यहाँ मेरे भिंड जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, नए पत्रकार बंधुओं, सभी सम्मानीय भाई। आज जैसे कि मैंने आपको दो विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता रखी है। एक तो जो हमारा वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो बजट प्रस्तुत हुआ था उस पर कुछ बिंदु प्रस्तुत करूंगी। दूसरा महामहिम राष्ट्रपति जी का जो पहला उद्बोधन था, जो कि दोनों सदनों को मिलाकर राज्यसभा, सांसद और लोकसभा जो सामूहिक संबोधन था, उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगी। ये दो विषय को लेकर आप लोगों से बात करूँगी। बाकी जो कुछ मेरे द्वारा क्षेत्र के लिए विकास के प्रयास किए गए हैं उन विषयों पर मैं आपसे बात करूँगी। तो मैं अपनी बात को शुरू करूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वित्त मंत्री जी द्वारा आपने भी वैसे पेपरों के माध्यम से हाईलाइट बहुत सारे बिंदुओं को किया है। जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी ने सात स्तंभों को लेकर तैयार किया है, जिसमें कि 7 प्राथमिकता है महत्वपूर्ण। समावेशी विकास, जिसमें सबका साथ सबका विकास को अपना लक्ष्य मानते हुए पूरे बजट सत्र को फोकस किया है। विशेष रूप से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, SC ST, दिव्यांगजनों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को जोड़ते हुए इस बजट में सबके विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसमें कृषि की नीतियाँ भी हैं, कपास फसल की उत्पादकता को बढ़ावा देना भी है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम भी है, मिलेट के माध्यम से किसानों के कल्याण की दिशा में पहल हो, कृषि ऋण को बढ़ावा देना भी हो, मत्स्य पालन में क्षेत्र में उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले, सहकारिता में हो, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कौशल वर्धन में, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा अनुसंधान। ये पहला समावेशी विकास है, सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखकर ये पहला पिलर। दूसरा पिलर है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना। हमारी सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए चाहे आयुष विभाग हो, चाहे मत्स्य पालन विभाग हो, पशुपालन हो, डेयरी हो, कौशल विकास केंद्र हो, जल शक्ति हो तथा सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया है, जिसमें हमारे प्रदेश के पूरे देश के आकांक्षी जिले भी हैं। उसमें कुछ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी तय किए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी हैं, उसमें PM आवास योजना भी है। निर्धन कैदियों की सहायता का विषय भी इसमें पहली बार लिया है। तीसरा पिलर है अवसंरचना और निवेश, जिससे कि विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना हो, चाहे राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता करना हो। जिसमें फिर चौथा पिलर है हमारा सक्षमता को सामने लाना। सभी के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है, मोदी जी की सरकार काम करती है। उसमें मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने कौशल का उन्नयन किया हो, चाहे उनको निरंतर सीखने के अवसर पैदा किए हो, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने का विषय हो, राष्ट्रीय डाटा शासन नीति हो, KYC की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का काम हो, न्यायालयों का उन्नयनीकरण हो, प्रौद्योगिकी का हो, पर्यावरण का हो। पांचवा हमारा प्राथमिकता है हरित विकास, जिसमें हमारे भारत के हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक का एक वो तैयार किया है, जिसमें पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ावा देने से इसको लाभ मिलेगा। जिसमें कि हरित हाइड्रोजन की भी मिशन है, ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं भी हैं, नवीनीकरण ऊर्जा का निष्करण भी है, PM प्रमाण भी है, इसमें गोवर्धन स्कीम को बढ़ावा देने का काम है, अमृत धरोहर भी है, भारतीय प्राकृतिक खेती भी इसमें। हमारा चौथा स्तंभ है युवा शक्ति, जो कि देश की बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास, जिसमें हमारी जो अभी अमृत काल चल रहा है, अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयार किया, उसमें बदलाव किया, रोजगार के नए अवसर सृजन किए, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया भी है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना भी है, पर्यटन को बढ़ावा देने का विषय भी है, यूनिटी मॉल भी है। लगातार हमारे युवाओं के लिए बहुत सारी इसमें स्कीमें हैं। 7वां पिलर है हमारा बजट का वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में सुधार कैसे हो, तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को ध्यान में रखते हुए सेवा डिलीवरी में बेहतर काम हो, त्वरित हो, उसको ध्यान में रखकर MSE के लिए ऋण गारंटी देना हो, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का काम हो, वित्तीय क्षेत्र विनियम का क्षेत्र हो, डाटा दूतावास का कार्य हो, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो, बाजार में क्षमता निर्माण करना हो, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र तैयार करना हो,
और डिजिटल भुगतान करने का मामला भी है, और वरिष्ठजनों को भी इसमें काफ़ी राहत देने का काम इसमें किया है। इसमें मुख्यतः जैसा कि हम जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना से ग्रामीण बहनों को 81 लाख स्व सहायता समूहों को भी जोड़ा है, जो कि पूरे देश की है। और एक समूह में मुझे लग रहा है सैकड़ों की तादाद में बहनें हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसको ध्यान में रखकर इनका आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए कच्चा माल की आपूर्ति कैसे हो, यानी हम उन समूहों को कच्चा माल देकर वो उसको माल को तैयार करें और वो बिके, यानी वो पूरे जो समूह है उनको सशक्तिकरण करने का काम, जिससे कि उनकी आय का दुगनी कर सके और उनके जो परिवार से और नीचे तक जो जुड़ाव है उनका जीवन बेहतर बना सके। इस दिशा में भी लगातार, चाहे उनका माल की अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छी ब्रांडिंग हो, अच्छी मार्केटिंग हो, और तमाम तरह की सहायता हमारी केंद्र की सरकार कर रही है। एक नई योजना पीएम विकास, जिसको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जैसा कि हमारे पूरे भारत की हम बात करें, अपने हो सकता है भिंड में भी कुछ ऐसे पारंपरिक कारीगर होंगे जिनके काम बंद हो गए थे, वो उसमें कुछ भी काम हो सकते हैं। हर प्रदेश की अलग संभावना है, हर जिले का भी अलग परिवेश है। तो उसमें हमारे पुराने जो शिल्पकार हों, पुराने कारीगर हों, उनके कामों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये लागू की है, जिसमें पहली बार हमारे कारीगरों को, शिल्पकारों के लिए इसमें बहुत बड़ा सहायता पैकेज हमारी केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, 2004 से 2014 के बीच देश में मात्र 145 मेडिकल कॉलेज खुली थी, लेकिन आज 2014 के बाद 2022 तक पूरे देश में 260 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और आगामी में और खुलेंगे। तो संख्या में 4 महीने पहले की बता रही हूँ, अभी और भी इसमें जुड़े हैं। 2014 से पहले 725 हमारे पूरे देश में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। इन 8 वर्षों में माननीय मोदी जी के कार्यकाल में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने हैं। निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में विश्वविद्यालय बने हैं। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमारी पहली बार एक आदिवासी महिला को आदिवासी समाज का गौरव हमारी पार्टी ने दिया, जिसमें हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया, और पहली बार सदन में, दोनों सदन चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो, पहली बार उन्होंने हम सबको संबोधित किया। और संबोधित करने के बाद आप सब जानते हैं, लोकसभा में जब पहला दिन होता है तो उनके संबोधन के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सारे सांसद, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें उस अभिभाषण पर वो अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। हम पक्ष के हैं, हम भी रखेंगे, विपक्ष भी रखे। तो ये पहली बार हुआ कि सदन में उनके अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, जो कि एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो ये समझते हैं या तो विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता, चर्चा करनी चाहिए। अगर उनको अपनी बात आपने भी देखा लोकसभा में उन्होंने हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं किया, वो इन्हीं विषयों को लेकर वो अपनी बात रखते हैं। ये होता है एक सदन में बात रखने का तरीका, लेकिन उन्होंने किसी बात को नहीं रखा और पूरा सदन चिल्लाने में ही निकल गया। मुश्किल से 3 या 4 दिन सदन चला, उसमें वो कुछ महत्वपूर्ण विषय आए थे। मैं उनके भी कुछ बिंदु आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब हमारी वहाँ अभी आप सब जानते हैं 75 वर्ष हमने आज़ादी के पूरे किए, और जो अब ये 25 वर्ष अमृतकाल के चल रहे हैं, उसमें ये उन्होंने अपना अभिभाषण रखा। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता स्वर्णिम शताब्दी का ये विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है, और इन 25 वर्षों को परिकल्पना में ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। उसी में चाहे हमारा गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग भी हो, सभी वैभव युक्त हो, जिसमें हमारी युवा शक्ति भी हो, नारी शक्ति भी हो, समाज हो, राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, माननीय मोदी जी की सरकार खड़ी है, जिसमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमारी सरकार सबका लेते हुए निर्माण की प्रेरणा बन चुकी है, और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर थे, वो आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम किया, और सरकारी योजनाओं में जो पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था, उन भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश को मुक्त किया है, वह मुक्ति अब देश को मिल चुकी है। आज हम जो भी हमारी केंद्र की सरकार जो भी योजनाएं दे रही है, सीधे सीधे हमारी हितग्राही, चाहे बहनें हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सीधे सीधे उनके खाते में जितना पैसा केंद्र से निकलता है उतना पैसा हमारे हितग्राही के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है।
चाहे डिजिटल इंडिया हो, पूर्व में भी मैं अपने उसमें बता चुकी हूँ। इस तरह के तमाम सारे कार्य उसमें पूरा हमारे सरकार ने क्या क्या काम किया वो भी वित्त मंत्री जी के भाषण में भी सुना, और वही सारे विषय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी हमारी सरकार क्या क्या अच्छे काम कर रही है वो सब आप लोगों के सामने भी आए हैं, और वही सब इसमें भी हैं। और जो मेरे अब तक के जो आपके माध्यम से भी, ऐसा नहीं है कि आपने भी मुझे समय समय पर जागरूक नहीं किया हो, आपने भी, जनता जनार्दन ने भी, मेरे कार्यकर्ताओं ने भी, सभी मेरे भिंड और दतिया की लोकसभा से जो भी मेरे पास प्रमुख मुद्दे आए, उसमें एक तो अपना मेन रोड था, ये अपना ग्वालियर से लेकर भिंड इटावा मार्ग, जो कि आप सबके भी संज्ञान में है, केंद्र से भी स्वीकृति मिल गई है। उनका तो माननीय गडकरी जी का तो ये कहना है कि 2023 से हम शुभारंभ कर देंगे, लेकिन कुछ कारणों के कारण डीपीआर शायद लेट हो रही है, तो इसका डीपीआर जितनी जल्दी बन जाएगा और तत्काल इसका काम का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि 4 लाइन बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भिंड के लिए काम होगा। दूसरा बड़ा विषय था मेडिकल कॉलेज का, तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी केंद्र से भी पत्र यहाँ प्रदेश में आ चुका है, और आप सबने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी यहाँ आप सबके समक्ष घोषणा करके गए हैं। तो मुझे भी पूरा आशा नहीं, पूरी विश्वास के साथ मैं आप सबके बीच कह सकती हूँ कि जल्द ही अपने भिंड जिले को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगी। पुराना विषय चंबल एक्सप्रेस का भी था, जिसमें कि मेरे युवा भाइयों ने खूब हड़ताल वगैरह सब की, उसका भी समाधान किया। कोई नहीं गया था, मैं गई थी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी गए थे, उनको सबको समझा बुझाकर उनकी हड़ताल खत्म की, और ईश्वर की कृपा से और आप सबके सहयोग से ये एक्सप्रेस भी आया, उसका शायद नाम अटल एक्सप्रेस वे में परिवर्तन होकर, तो ये काम भी अभी सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरा एक मैंने बड़ा विषय खेल के संबंध में भी आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, खेल के विषय में एक क्वेश्चन रखा था, तो माननीय मंत्री जी ने मुझे ये कहा था कि यहाँ से हम प्रपोजल भेज देंगे, उन्होंने भेजा भी है प्रदेश को। तो एक मेरा सोच है कि हमारे भिंड जिले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे बच्चे हों। लगातार खेलों के मामले में जिस तरह आज भिंड हमारा निखर कर और उभर कर आ रहा है, खेलों में ही नहीं, पढ़ाई में भी हम देख रहे हैं एक से एक मतलब होनहार बच्चे हैं, जो कि आज यूपीएससी हो चाहे अन्य एग्जाम हो, उसमें आज आगे आ रहे हैं। तो एक खेल के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र एक खेल का हब बने, उस दिशा में मैंने वहाँ निवेदन किया था कि यहाँ कुछ ऐसा तैयार हो कि खेल का हब बने, इंडोर हो, आउटडोर हो, मतलब वो सारे गेम उसमें सम्मिलित हों। तो उस दिशा में मेरी एक पहल है, ये तो आगामी अभी इसमें कोई मतलब वो नहीं हुई, लेकिन मेरा एक विचार है। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र दूसरा खुले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि भिंड में दूसरा खुले। हालांकि अपने कृषि मंत्री जी अपने क्षेत्र के ही हैं और लगातार वो चाहते भी हैं कि खुले, लेकिन कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, शायद इस वजह से अभी तक मैं इसका हो नहीं पाया, लेकिन ईश्वर करेगा आगे होगा, वो सारी चीज़ें उसमें भी समाधान होगा। दूसरा भी हाल ही में एक छोटा सा बिंदु मैंने उठाया, औद्योगिक क्षेत्र जो अपना मालनपुर है, उसमें मेरे पास कुछ 2-3 भाइयों की कुछ डिमांड आई थी कि हम कुछ व्यापार करना चाहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में मालनपुर में कुछ जगह हैं जहाँ कंपनियां बंद हो गई हैं और वो आज वैसे ही डली हैं, यूं ही उबड़ खाबड़ और खंडर हो रही है। तो मैंने एक बड़ा विषय वहाँ भी उठाया कि कुछ अगर ऐसे युवा तैयार हों जो औद्योगिक क्षेत्र में अपना कार्य यहीं करने वाले हों, कहीं और नहीं अपने क्षेत्र में ही करना चाहते हो, तो उनको वो भूमि उपलब्ध कराएं, जैसे भी वो शासन नियम बनाए और उनको कम उसमें, जैसे कि वो जब रोजगार डाल लें उसके बाद उस पर वो अपनी प्रक्रिया लगाकर तो उनको देने का काम करें, ये भी एक विषय था। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी मैंने तमाम तरह के विषय उठाए हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी बड़ी संपदा हैं जिन्हें पर्यटन क्षेत्र में जोड़ा जाए, जिससे कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा एक बड़ा विषय रेलवे का भी था, जिसमें आप लोगों के माध्यम से लगातार, चाहे हमारा अटेर का ये भिंड अटेर वाला रेलवे ब्रिज हो, सोनी वाला रेलवे ब्रिज हो, गोहद वाला हो और 12 हेट वाला भी हो, और ये चारों मैं आप लोगों को, वैसे कल थे भी बहुत सारे पत्रकार भाई, कल सामने आ भी गए थे, आपने देखा जिस तरह इलाहाबाद के जीएम साहब सतीश कुमार जी और हमारे डीआरएम साहब झांसी आशुतोष जी, दोनों अधिकारी, मुझे लग रहा है ये पहली बार ही हुआ होगा कि इतने बड़े रेलवे के अधिकारी, मैं भी उनके साथ, मैंने भी अपना एक काम बड़ा छोड़कर, मेरी भी कल यात्रा थी लेकिन मैंने उसको छोड़ा, मैंने कहा ये इनके साथ रहूं, इनको एक बार दिखा दूं, तो वो पूरा मतलब उन्होंने पूरा दिन दिया। ये बड़ा विषय है, मैं इसमें हमारे रेलवे मिनिस्टर को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये मेरे क्षेत्र के लिए बड़ा विषय था। और मैं आप लोगों को, वैसे तो मुझे लग रहा है जानकारी हो ही गई है, भिंड का जो अभी ये वाला अटेर वाला है, ये तो लगभग स्वीकृति की ओर है, 15-20 दिन में ये तो स्वीकृति की ओर है। बाकी अपने ये 3 हैं, गोहद, सोनी और 12 हेट,
ये तीनों भी आगे चलकर, और 1 साल के अंदर काम होना ही है। तो स्वीकृति कब होगी, कैसे होगी, लेकिन काम 1 साल के अंदर होना, ये खुद अधिकारी कहकर गए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। 200 करोड़ से ऊपर जाने वाला है ये पूरा काम। 250 करोड़ के करीब ये काम है। बजट ऊपर नीचे होता रहेगा, ये अपने को जाना भी नहीं है। अपने क्षेत्र में तो काम होना चाहिए। तो ये 4 बड़े काम हो जाएंगे। दूसरा, एक सोनी के बाद एक अंडर ब्रिज के लिए भी डिमांड आई थी, तो खुद अधिकारी वहाँ देखा और हम रुका, तो वो भी शायद 7-8 करोड़ का वो भी अंडर ब्रिज, जो कि सोनी के पुल के नज़दीक ही लगा है, 200 मीटर पे ही है। तो वो भी उन्होंने तुरंत ले लिया है। उसकी दिशा में भी ये 5 बड़े उपलब्धि हो जाएंगी। दूसरा, अभी तक जिला हमारा दिव्यांग एडीपी योजना में नहीं जुड़ा था, न इसमें वयोश्री योजना थी, तो ये भी मैंने दोनों जिलों को जुड़वाया, जिससे आज आप सब देख रहे हैं हमारे जो दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग, उसमें काफ़ी उनको सहायता भी दी जाती है, चाहे ट्राइसिकल हो, चाहे सुनने की मशीन हो और तमाम तरह के उपकरण हो। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दिव्यांग छूट रहे हैं। तो मैंने प्रशासन को कहा है कि आप एक अच्छे तरीके से पंचायत वाइज कोई भी हमारा दिव्यांग भाई छूटे नहीं उनको, वो क्योंकि केंद्र सरकार दे रही है, कोई जेब से नहीं दे रहा। केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार सीधे सीधे दिव्यांगों को दे रही है, और उनका उन्नयन, उनका कौशल कैसे, उनको रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में भी केंद्र सरकार हो। और ऐसा नहीं, केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकार भी, कोई भी स्कीम बिना प्रदेश सरकार से नहीं। प्रदेश सरकार का मैं इसलिए नहीं बोल रही कि एक को बजट आएगा, प्रदेश सरकार का हमारा एक को बजट आएगा, तो हम एक के बाद आपके बीच में फिर बैठेंगे। ये सारे जो बजट पर मैंने चर्चा की है, ये सब कहीं ना कहीं प्रदेश में ही आएगा और प्रदेश से फिर जिले में आएगा। तो ऐसा मत कहिएगा कि मैंने प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रदेश हमारा जो बजट करेगा उसको जोड़कर मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष, हम सब एक बार फिर 1 तारीख के बाद आप लोगों के बीच में बैठेंगे, और ये सारे विषय, क्योंकि ये जो भी मैंने विषय रखे हैं ये सारे विषय फिर उसमें समाहित होंगे, और सारे विषयों को लेकर एक नए सिरे से आपसे फिर चर्चा करूंगी। और हर महीने मैं कोशिश करूं कि आपसे चर्चा करूं, क्योंकि मुझे भी जब लगता है, बहुत दिनों बाद आपसे मिलती हूं, तो ऐसा लगता है कि क्या बताऊं, लेकिन मैं हर महीने कोशिश करूं कि आप लोगों से अपनी मन की बात, हमारे मोदी जी के जो भी कार्य हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे वित्त मंत्री जी के, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, और हमारे संगठन के, क्योंकि हमारे यशस्वी हमारे देश के नड्डा जी के माध्यम से जो भी संगठन को गति देने का काम हो, और संगठन गति हमारा जो देता है, वो जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, उनको नीचे तक आज आप देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री ये ना वो तो बाद में आऊंगे। अभी जो चल रही है ना अपनी विकास यात्रा, मुख्यमंत्री विकास यात्रा जो अभी चल रही है, इसमें देखिए बहुत अच्छी विकास यात्राएं हैं। अगर ये सभी अच्छे से हो रही हैं तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए तो बहुत हितैषी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी ये विकास यात्राएं चल रही है, सारा प्रशासन अमला चल रहा है। मैं भी 4-5 दिन दतिया में रही हूँ, 1 दिन यहाँ भी रही, अभी दतिया में होकर आई हूँ, मैं पूरे दिन सेमड़ा रही। तो मुझे इतना अच्छा लगा, विकास यात्रा जा रही है, सारे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सारा अमला साथ में है। अगर 10-20 कार्यकर्ता हमारे ऐसे मिलते हैं जिनको योजनाओं में नहीं जुड़े, तो उनको तत्काल योजनाओं में जोड़ने का काम, चाहे खाद्यान्न पर्ची क्यों न बनानी हो, चाहे आवास में नाम ही क्यों न जुड़वाना हो, चाहे हमारी किसी बहन का शौचालय का पैसा नहीं पहुंचा हो तो वो क्यों न पहुंचाने का काम हो। तो ऐसे 10-20 हितग्राही तो उसी समय तत्काल उनका निराकरण हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी विकास यात्रा है, और ये लगातार 5 तारीख से आप लोगों के बीच में चल रही है, 25 तक ये चलने वाली है लगातार। तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी जो हमारे हितग्राही छूटे थे उनको इस विकास यात्रा से लाभ मिल रहा है, जो कि हमारा उद्देश्य है, हमारी पार्टी, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए जो हितैषी योजनाएं चल रही हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम करें। और उसी दिशा में अभी जो अन्न कल्याण योजना जो चलती थी, वो भी माननीय मोदी जी ने 2023 दिसंबर तक आगामी 1 साल के लिए और बढ़ाई है। तो ये योजना लगातार अभी चलेगी। और अगर बहुत सारे विषय मुझे लग रहा है और भी छूट रहे होंगे, तो ये हम 1 तारीख के बाद आपसे फिर दोबारा चर्चा करेंगे भैया। और समय समय पर आप सब भी मुझे, ऐसा नहीं है, आप सब भाई भी मुझे सचेत करते रहते हैं, तब जाकर मैं जो भी लोकसभा में बोल पाती हूँ। आपके सहयोग से, मेरे क्षेत्र जनता जनार्दन के सहयोग से, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और संगठन के सभी सामूहिक रूप से आप सब जो मुझे मुद्दे देते हैं, मैं लगातार प्रयास करती हूँ कि लोकसभा में उनको रखूँ, और वहाँ से फिर प्रदेश में आए, और प्रदेश से अपने क्षेत्र में नीचे तक उतार पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।